गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपी पीसीएस 2023 के लिए सीरीज चल रही है। 37 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने, यह है टेस्ट नंबर 38 और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मिश्रित प्रश्नों की। ठीक है, करंट से भी रिलेटेड प्रश्न होंगे, इसमें जीएस के भी प्रश्न होंगे। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो है 38 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इस सीरीज़ की आप फुल पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट और ये जो डेली यूट्यूब वीडियो हैं इनका पीडीएफ भी आपको वहीं प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। तो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न है साइंस का। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, बताइए। विच गैस इज फिल्ड इन ए नॉर्मल ट्यूबलाइट? आर्गन और हाइड्रोजन वाष्प, नियॉन एवं सोडियम वाष्प, ब्रोमीन और पारे की वाष्प, या आर्गन और पारे की वाष्प क्या होती है? पारा मतलब मरकरी। देखिए, जो नॉर्मल ट्यूबलाइट होती हैं उसमें भरी होती है आर्गन और पारे की वाष्प। डी है इसका आंसर। तो ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके भीतर की दीवारों पर फास्फर का लेप जो है चढ़ा होता है, और ट्यूबलाइट के अंदर अक्रिय गैस जैसे कि आर्गन और पारे की वाष्प के साथ भरा होता है। ठीक है, यानी मरकरी भरी होती है आर्गन के साथ। आर्गन को जो है पारे की वाष्प के साथ भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा शीतल पेय पदार्थों जैसे कि कोला आदि में पर्याप्त रूप में पाई जाती है? रेनिन, निकोटिन, टैनिन या कैफीन क्या होता है सबसे ज़्यादा? जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसमें क्या भरा होता है? सॉफ्ट ड्रिंक लाइक कोला, पेप्सी, इसमें होता है निकोटिन पर्याप्त मात्रा में, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, इसमें होता है पर्याप्त मात्रा में कैफीन। ठीक है, कैफीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो शीतल पेय पदार्थों जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक कह लो उनको, कोला कह लो, इनमें जो है कैफीन नामक एल्केलॉइड की पर्याप्त मात्रा विद्यमान होती है। ऑप्शन में निकोटिन भी था, टैनिन भी था और रेनिन भी था। निकोटिन जो है वो तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है। जो टैनिन की बात करें तो कच्चे फलों में पाया जाता है टैनिन, जबकि रेनिन की बात करें तो रेनिन एक एंजाइम है जो शिशुओं में दुग्ध का पाचन की क्रिया को संपन्न करता है। और यूपी पीसीएस के जनरल साइंस का फेवरेट है रेनिन, बहुत पूछते हैं इससे प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संतुष्टियों के आधार पर होता है? वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग, लोक लेखा समिति या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक? इसका आंसर वित्त मंत्रालय नहीं है, इसका आंसर है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी। तो संविधान का वो आर्टिकल कौन सा है? वो है आर्टिकल 280। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। इसमें वित्त आयोग का मुख्य काम क्या है? संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगामों के आवंटन के संबंध में राष्ट्रपति के समक्ष अनुशंसाएं प्रस्तुत करना। और प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, याद रखना, केसी नियोगी की अध्यक्षता में। इनका भी नाम याद रखिए, 22 नवंबर 1951 को। और इसकी सिफारिशें वर्ष 1953 में प्रस्तुत की गई। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप यूपीपीसीएस की पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये भी पॉलिटी का ही प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध धन विधेयक के संबंध में नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट इंक्लूडेड द मनी बिल? कर, उधार, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा, जुर्माने अथवा अर्थदंड क्या नहीं है इसमें मनी बिल से रिलेटेड? देखिए, इसमें टैक्स भी होते हैं धन विधेयक में, इसमें लोन भी होते हैं। ठीक है, इसमें संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा भी है। फाइन और अर्थदंड नहीं है। ठीक है, इसमें जुर्माना नहीं है, इसमें फाइन और फाइन। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा में कर, संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध शामिल है, जबकि जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें शामिल नहीं है।
5वां प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत को स्थान मिला 37वां। डी है इसका आंसर। तो स्विट्जरलैंड में स्थित है स्विस फाउंडेशन, जिसका नाम है प्रबंधन विकास संस्थान। इसके द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है, और पिछले वर्ष की तुलना करें तो भारत को इसमें 43वां स्थान प्राप्त हुआ था। यानी भारत की जो स्थिति है वो कुछ सुधर गई है पिछले वर्षों से। नंबर 6 पर आ जाइए। अमृत सरोवर मिशन, इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को हुई है। इस मिशन की शुरुआत जल संरक्षण के उद्देश्य से की गई है। इसके तहत भारत के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास करना है। ये तीनों के तीनों कथन करेक्ट हैं, इसलिए डी है इसका आंसर। तो अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को हुई थी, अभी हाल ही में कुछ 2 महीने पहले। इस मिशन की शुरुआत जल संरक्षण के उद्देश्य से की गई है, जिसके अंतर्गत आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के प्रत्येक जिले में 75 यानी 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। देखिए, अक्सर समाचारों में रहने वाला एक वृक्ष है, उसका नाम है चेन कुरुंजी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थानिक प्रजाति है चेन कुरुंजी का वृक्ष? कहाँ पाया जाता है? मेघालय के नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, या दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व में। ग्लूटा ट्रावनकोरिका चेन कुरुंजी ये पाया जाता है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की स्थानिक प्रजाति है। तो चेन कुरुंजी का वृक्ष जो है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की एक स्थानिक प्रजाति है। इस प्रजाति का उपयोग जो है निम्न रक्तचाप और गठिया के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी लो ब्लड प्रेशर और गाउट के इलाज में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 24 मार्च। देखिए, भारत के मौलिक कर्तव्यों में यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी देश की रक्षा की या सुरक्षा की बात की गई है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिवस है, इसको याद रखना है आपको, जो मनाया जाता है 4 मार्च को। 24 मार्च को नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। तो यही गलत है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है, ना कि 24 मार्च को। ये पॉलिटी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यानी स्टेट का जो गवर्नर होता है वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के। तो अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पर धारण करता है, अर्थात वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 10वां प्रश्न है, मरकरी या पारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, यानी लिक्विड फॉर्म में, और इसमें धातु के सभी गुण विद्यमान होते हैं। यह ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक है। दोनों की है क्या? बिल्कुल, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। पारे से रिलेटेड डी है इसका आंसर। तो धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहती है। इसमें धातु के सभी गुण विद्यमान होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका के कुछ राज्यों में जो है एक तूफान ने प्रभावित किया, जिसकी वजह से वहाँ आसमान का रंग हरा हो गया। आपको बताना है उस तूफान का नाम। डोडो, डेरेंचो, ट्रैको, रेडो। डेरेंचो, ठीक है। तो हाल ही में अमेरिका के कुछ राज्यों में डेरेंचो नामक तूफान ने प्रभावित किया, जिससे वहां आसमान का रंग हरा हो गया। 12 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? यह है सूची 1, सूची 2। त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, नाग। त्रिशूल के सामने लिखा है विमान वाहक पोत, पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, अग्नि मध्यम परास वाली बैलिस्टिक मिसाइल, नाग हो गया टैंक रोधी मिसाइल।
तो बिल्कुल नाग जो है एक टैंक रोधी मिसाइल है, सही है। अग्नि भी एक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है माध्यमिक परास वाली। पृथ्वी भी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। जो त्रिशूल है वो भी एक मिसाइल ही है, विमान वाहक पोत थोड़ी है, वो गलत है पहला वाला। तो त्रिशूल जो है सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, ना कि कोई विमान वाहक पोत। ठीक है, त्रिशूल सरफेस टू एयर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का ये प्रश्न है, अभी हाल ही में नवचयनित G20 हेतु देश के नए शेरपा का नाम है अमिताभ कांत। तो देखिए, हाल ही में भारत के थिंक टैंक यानी नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 हेतु भारत के नए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 की अवधि तक G20 की अध्यक्षता करेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? विच ईयर वाज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS लॉन्च? ये ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं UPPCS में योजनाओं से रिलेटेड। 200 साल पुराने, 2500 साल पुराने। 1975 में हुई थी, 1975 भी है इसका आंसर। तो एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी। इसकी शुरुआत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु की गई थी, यानी उनका स्वास्थ्य, उनका पोषण, उनकी शिक्षा। और इस योजना का उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर और बाल कुपोषण को कम करना और पूर्व विद्यालयी शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा कब दिया गया? 21 में या 22 में? अभी हाल ही में दिया गया है, 19 में तो नहीं है, 20 के बाद का, कोविड के बाद का ही है, 21 में दिया गया। और 22 में 2 को मिला है, वो इम्पोर्टेंट है, एक गुजरात का और एक यूपी का ही है। तो उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा जो है वर्ष 2021 में, ठीक है, वर्ष 2021 में मिला है। और आपको ज्ञात हो कि वर्ष 2022 में गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश के वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों, एक गुजरात का खिजड़िया और उत्तर प्रदेश का वखीरा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में ही है, तो सिंगापुर को हटा दीजिए, वियतनाम को हटा दीजिए, जापान को हटा दीजिए, भारत के गुजरात में। तो एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था। और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने हेतु ही विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना की गई। तो विकल्प ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। जो भौगोलिक संकेतक होता है, जो GI टैग होता है, वो दिया जा सकता है हस्तशिल्प को, खाद्य सामग्री को, प्राकृतिक उत्पाद को, उपरोक्त सभी को। देखिए, भौगोलिक संकेतक उत्पाद प्राकृतिक उत्पाद को भी दिया जा सकता है, हस्तशिल्प को भी, खाद्य सामग्री को भी, इसके अलावा कपड़े को भी, कृषि को भी। तो डी है इसका आंसर। थोड़ा हम इसके बारे में जान लें तो भारत में भौगोलिक संकेतक टैग उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित है। आपको याद हो कि भारत में GI टैग पहली बार वर्ष 2004-05 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, जिसमें एक अद्वितीय गुणवत्ता और प्राकृतिक स्वाद होता है। GI टैग की बात करें तो GI टैग निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को दिया जाता है, जैसे कि कृषि उत्पाद को दिया जाता है, प्राकृतिक उत्पाद को, निर्मित वस्तुएं हो गई, कपड़े को, हस्तशिल्प को और खाद्य सामग्री को भी। देखिए, किसी भी उत्पाद के लिए भारत में GI टैग को प्राप्त करने के लिए इसकी जो उत्पत्ति है उस स्थान से होनी चाहिए जहां उत्पाद के गुण और विशेषता उसके मूल स्थान के कारण हो। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का सीमा विस्तार कहाँ तक होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, 50 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील या 100 नॉटिकल मील? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक जो है विस्तृत होता है। इसमें तटीय देशों को, जितने भी तटीय देश होते हैं उनको सभी
प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने का, उनका दोहन करने का, उनका संरक्षण करने का और उनका प्रबंधन करने का जो है संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। अभी हाल ही में समाचारों में रहा फुजियान क्या है? फुजियान चीन द्वारा, जापान द्वारा, चीन द्वारा, उत्तरी कोरिया द्वारा। देखिए फुजियान का संबंध है चीन से, तो चीन के अलावा जो जो है उसको हटा दीजिए, जापान नहीं होगा इसका। यानी पृथ्वी की निम्न कक्षा में जापान द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है ये। उत्तरी कोरिया द्वारा निर्मित डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी नहीं है ये। यह है चीन द्वारा निर्मित प्रथम पीढ़ी का नया स्वदेशी विमान वाहक पोत फुजियान। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो फुजियान चीन के द्वारा निर्मित प्रथम पीढ़ी का नया स्वदेशी विमान वाहक पोत है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से युक्त है। यह विमान वाहक पोत वाष्प शक्ति से संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है ये। कतरनी चावल और सुजनी कढ़ाई कहाँ का जीआई टैग है? तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। देखिए कतरनी राइस और सुजनी कढ़ाई का काम जो है वहीं का जीआई टैग है जहाँ की है मधुबनी पेंटिंग, यानी बिहार इसका आंसर है बी। तो बिहार के अगर हम भौगोलिक संकेतक उत्पाद देखें, जीआई टैग देखें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि भागलपुरी जर्दालू, भागलपुर रेशम, कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, हस्तशिल्प में है ये, मगही पान और बिहार का सिक्की घास कार्य और सिलाब खाजा, बिहार की शाही लीची और बिहार की सुजनी कढ़ाई का काम, ये सभी बिहार के भौगोलिक संकेतक उत्पाद हैं, जीआई टैग। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की पेड टेलीग्राम सीरीज प्राप्त कर सकते हैं जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट।